हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। परीक्षा IQ की इस वीडियो में आप देख रहे हैं एसएससी सीपीओ के 2023 में हुए एग्ज़ाम की सीरीज़ का सॉल्यूशन। ये वीडियो 4 अक्टूबर 2023 को हुए एग्ज़ाम की शिफ्ट थर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन है। और इससे पहले जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ उन्हें भी ज़रूर देखें और इसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि सीपीओ का एग्ज़ाम बहुत ही निकट है। तो जो भी आपको अपनी प्रिपरेशन में रिफाइन करना है, जो भी कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स हैं इसमें जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर करेंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखो, इस सवाल में वो कह रहा है कि दो मिक्सचर्स हैं ए और बी और उनका कॉम्पोजिशन इस तरह से है कि कॉपर और टिन। तो मिक्सचर ए में कॉपर और टिन जो है 1:2 की रेशो में और मिक्सचर बी में कॉपर और टिन जो है 1:3 की रेशो में। अगर इक्वल क्वांटिटी मिक्सचर ए और बी की हमने यूज़ करी मिक्सचर सी को बनाने में, तो उसमें कॉपर और टिन की रेशियो क्या होगी, ये पूछ रहा है। इन दोनों का सम क्या आ रहा है 3 यूनिट, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 4 यूनिट। अगर मैं इसको, अब मेरे को इक्वल क्वांटिटी लेनी है, यहाँ पर बोल रहा है इक्वल क्वांटिटी है, तो यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 3 से, मतलब दोनों दोनों 12-12 हो जाएंगे। जब तुमने यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 लिया है तो तुम यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 लोगे। जब तुमने यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 लिया तो यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 लोगे। तो ये हो जाएगा 8 और 9 कितना 17, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 7। तो तुम्हारा रेशो जो है कॉपर और टिन का मिक्सचर सी का क्या हो जाएगा 7:17। तो ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। अब इस सवाल में देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तुम्हें कुछ दिया हुआ है 38808। वो कह रहा है सरफेस एरिया क्या होगा। देखो, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4πr²। पहले तो ये समझो। अब देखो, अगर मैं इसको दो तरीकों से कर सकता हूँ। एक तो मैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस करता हूँ। जैसे इसमें जो है 4 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन मेरा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी लास्ट जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल वो होता है जिसकी लास्ट की 2 डिजिट्स जो होती हैं वो 4 से डिविजिबल हो जाती हैं। तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? नहीं। लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं क्या 4 से डिविजिबल हो रही हैं? नहीं हो रही, तो ये नहीं आएगा। क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये होगा? हाँ, ये हो सकता है। लास्ट की 2 डिजिट्स हैं डिविजिबल, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है। दूसरी कंडीशन ये सोचो कि यहाँ पाई आ रहा है 22/7 आ रहा है, मतलब 11 का मल्टीपल भी होगा। तो अगर 11 का मल्टीपल होगा तो ये दोनों में तो चेक करना ही नहीं। अब इनमें देख लो कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस या तो बराबर हो या फिर या तो माइनस करके 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो ये आ गया 9 और ये आ गया 11, तो ये तो नहीं हो रहा। ये आ गया 9, ये आ गया 9, दोनों क्या हैं? बराबर है। तो ये हो जाएगा। तो इसलिए आंसर में ये मार्क कर दूंगा। तुम कहते हो नहीं, हम तो सेटिस्फाई नहीं, हम तो पूरे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये है कि 38808 इज इक्वल टू 4/3πr³। ठीक है, तो इससे क्या कर लो 22/7 कर लो। 7 3 से क्या आ जाएगा 21, और यहाँ क्या आ जाएगा 88, है ना। तो 11 8 से 88, 3 से 33, 5 से 55, 2 से 22, 8 से 88, देन 8 3 से 24, 8 4 से 32, 8 4 से 32, 8 1 से 8, तो ये आ गया 21। तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस आ गया 21। अब यही मैं एरिया में लगा दूंगा 4πr² में, तो वो हो जाएगा 4 × 22/7 × 21 × 21 × 21। तो ये आएगा 7 3 से 21, 3 4 से 12, 12 2 से 24, 24 × 11 × 441। तो ये क्या आ जाएगा? अब देखो, यूनिट डिजिट देख सकते हो, यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, हालांकि ऐसे सब ऑप्शंस में ही 4 आ रहा है। अब देखो, 441 × 24 कर लो, तो 4 1 जा 4, 4 4 से 16, 4 4 से 16 17, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 6 7 8, 8 15, 8 9 10, 10584 एंड 105, सॉरी ये स्क्वायर था, क्यूब नहीं था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तुमने क्या करा था 484 करा था ना, सॉरी 7 3 जा 21, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, इंटू 66, राइट। 8 6 जा 48, 49 50, है ना, और 504 यहाँ आ गया, तो ये क्या आ गया 5544।
ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन वाला बहुत लॉन्ग मेथड बैठ गया एज कम्पेयर टू जो हमने ट्रिक से सॉल्व करा। ठीक है, देखो ये सवाल जो है रोम्बस के ऊपर है। कह रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग वन साइड मेजरिंग 17 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल मेजरिंग 16। तो रोम्बस के बारे में हमें पता है, हमने बहुत बार पढ़ ली इसकी प्रॉपर्टीज़ की कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके डायगोनल्स जो होते हैं, सॉरी डायगोनल थोड़ा ख़राब बन गया, लेट मी रेक्टिफाई इट। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और ऐसे वैसे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो अब वो कह रहा है कि एरिया जो है जिसकी एक साइड जो है 17 है, तो सारी ही 17 है, और एक डायगोनल अगर पूरा का पूरा ये 16 है तो बाइसेक्ट होता है, तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर अब ये एक ट्रिपलेट होता है कि 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, तो ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अगर ये 15 आ गई तो पूरे डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी, भाई ए बी सी डी है, ओ है, तो तुम्हारा डायगोनल बी डी कितना हो जाएगा, 15 टू 30 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 तुम्हें दे रखा है कितना, 16, डायगोनल 2 तुम्हारा कितना आ गया, इतना, तो 8 3 से क्या आ जाएगा, 240। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि रमेश जो है वो 15% एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है अलॉन्ग विद डिस्काउंट ऑफ 25%। तो अगर सेलिंग प्राइस इतनी है तो मार्क्ड प्राइस बताओ। देखो अब वो दो डिस्काउंट की बात कर रहा है, 15% और 25%। तो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या आएगा, ये होता है 15 + 25 - 15 × 25/100। ठीक है, तो 15 और 25 कितना आ जाएगा, 40 - 15/4। यहाँ 4 ले लो, ये 160 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 145/4, 145/4। कहने का मतलब ये है 4%, तो मतलब 400 रुपये की वैल्यू। ठीक है, 400 रुपये की मार्क्ड प्राइस जो है, ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी भाई, 55 करूँगा तो वो 200 पर जाएगा, 255, राइट। सेलिंग प्राइस है 12750, तो मार्क्ड प्राइस क्या होगी, तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगी 12750 इंटू 400 डिवाइड बाई 255। 5 is 5 is 5, 5 8 is 40, 17 3 is 51, 17 6 है ना, 17 6 7 7 49, 17 7 119 हो गया, 17 5 85 हो गया, और ये 250 हो गया, तो ये हो गया 200, तो ये हो गया 20,000। तो यही 20,000 क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस हो जाएगी। यही मेरा आंसर है। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि 36 इक्वली एफिशिएंट वर्कर्स कैन पेंट 25 आइडेंटिकल वॉल्स इन 48 डेज, एंड हाउ मेनी डेज कैन 45 सच वर्कर्स पेंट 60 सच वॉल्स। तो इसमें फार्मूला जो इस्तेमाल होता है ये होता है M1 × D1/W1 इज इक्वल टू M2 × D2/W2। यहाँ ये मैंने, ये नंबर ऑफ डेज हैं, ये नंबर वर्क है, ठीक है, ये W से विमेन मत मान लेना, ये वर्क है। तो 36 वर्कर्स थे पहले, और 25 वॉल्स को कर रहे थे, और 48 डेज में कर रहे थे। अब 45 वर्कर्स हैं, ठीक है, और 60 वॉल्स करनी है, तो कितना टाइम लगेगा ये बताना है। देखो 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, ये तो हो गया। देन ये 12 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, इसे 36 को ऐसे ही रहने दो, 25 1 ज़ा 25 है ना, 36, 25 1 ज़ा 25, 110, 25 4 ज़ा 100, और 25 4 ज़ा 100, राइट। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 144 इंटू 16, 6 4 ज़ा 24, 25 26, 7 8, 144, 10 8 9 13 23, ये आएगा 23.04 इंटू 4, तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9, 92.16 का आ जाएगा मेरा। अब देखिए इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 3 है तो कॉस ए की वैल्यू
बताओ क्या होगी। देखो मुझे एक चीज़ पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। इसी आइडेंटिटी के हिसाब से अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 3 है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या आ जाएगा 1/3। और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आ जाएगा, ये दिया हुआ है 3। तो ट्वाइस ऑफ कोसेक थीटा क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 3 10/3 कोसेक थीटा 5/3 साइन थीटा विल बी 3/5। तो ये क्या आ जाएगा बेस 4 आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है 4/5, तो 4/5 आंसर आ जाएगा। अब देखो ये बार ग्राफ दे रखा है जो कि 4 ईयर की डिटेलिंग बता रहा है मिल्क प्रोडक्शन की, 3 ब्रांड्स PQR की। तो कह रहा है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क क्या होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो टोटल करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो टोटल कर लो, 120 तो ये हो गया, 45 75 ये हो गया, 90 ये हो गया, और 4 75 ये हो गया। तो टोटल तुम्हारा कितना हो गया भाई, 75 150, 150 170 270 270 और 90 360। तो 360 टोटल हो गया। और एवरेज निकालना है तो 360/4 90। तो ये 90 ही क्या हो गया इस सवाल का। अब देखो इस सवाल में वो कह रहा है कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1/11 है, कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है 111। तो इसकी क्या हो जाएगी 121 माइनस 1 √120। तो 4 30 है ना, तो ये आ जाएगा 2√30। अब कॉट थीटा की वैल्यू बुलाई है, टेन थीटा क्या होगा 2√30/1 और कॉट थीटा क्या आ जाएगा 1/2√30। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब देखो इस सवाल में देखो वो कह रहा है 1 + x का होल क्यूब प्लस 1 - x का होल क्यूब माइनस 8 क्या होगा। तो यार a+b का होल क्यूब लगा दो इसमें, a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a+b प्लस a³ - b³ माइनस 3ab इंटू a - b। और क्या कर दो -8 कर दो। तो ये x³ और ये x³ कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा +3 इंटू ए इंटू बी इंटू a+b। तो ये आ जाएगा +3x, ये आ जाएगा -3x, वो कट जाएगा। और ये आ जाएगा प्लस का 3x², ये आ जाएगा। तो ये प्लस का x तो 6x² बच जाएगा, एक यहाँ +2 बच जाएगा, एक यहाँ -8 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x² - 6, है ना। और अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा x² - 1। लेकिन देखो यहाँ पर 6 कॉमन लेके x² - 1 नहीं, 1 - x² बच रहा है। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम माइनस बाहर ले लोगे अगर, तो -6 इंटू 1 - x² जरूर बच जाएगा। तो ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में वो मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। अब इस सवाल को देखो कैसे करना है। बॉड मास लगा देते हैं, 4/3 डिवाइड बाई 2/5, तो इंटू 5/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 10/3 आ जाएगा। तो 10/3 इंटू x/5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 2x/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 5/4 इंटू 2/3 इंटू 6, 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2। 15/2 को सॉल्व करोगे तो 7.5 आ जाएगा, और वही मेरा आंसर होगा। ठीक, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि एवरेज वेट 49 स्टूडेंट्स का 53 किलो है। नाउ व्हेन अ न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड टू द क्लास द एवरेज डिक्रीजेस बाय आधा किलो। इसको आधा किलो मान लो, आधा किलो। तो फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। अब जो नया बच्चा आएगा वो क्या करेगा, देखो उसका खुद का वेट, ठीक है, उसका खुद का वेट कितना होगा 52.5 होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो कम करेगा, उसका वेट कम होगा 49 बच्चों का, है ना, हर एक में से वो आधा आधा किलो कम कर लेगा। तो इंटू 1/2, तो 49 1/2 कितना होगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, और ये हो जाएगा 52.5, ठीक है। तो 28, तो आंसर कितना आ जाएगा 28 किलो उस बच्चे का वजन रहा होगा। अब इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है बड़ी बड़ी इक्वेशन से, आप सिंपली इसमें ये सोचो कि उसका खुद का वेट उसने अपना कितना करा होगा भाई, जितना एवरेज था उससे आधा किलो कम करा होगा, क्योंकि उस वो जब पूरा कर रहा है, पूरा जब हो रहा है आधा किलो कम हो रहा है, तो उसका आधा किलो कम रहा। और वो कितना कम कर रहा होगा भाई, हर एक बच्चे का वो आधा आधा किलो ले रहा है, तो हर एक बच्चे से उसने आधा आधा किलो ले लिया, तो उसका वजन कितना रहा 28 किलो। अब देखो ये क्वेश्चन है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द डिफरेंस बिटवीन द कैंडिडेट्स हु वन एंड लॉस्ट वाज 2500 वोट।
द कैंडिडेट हु वन गॉट 75% ऑफ द वोट। भाई मान लो, इसको ओरली करने की कोशिश करो, मान लो 100%, 100 जो थे वो टोटल वोट थे, तो जो जीता उसे 75 मिल गए, जो हारा उसे कितने मिल गए, 25 वोट मिल गए। अब वो ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कैंडिडेट हु वन एंड लॉस हुआ 2500 वोट, तो 50 डिफरेंस आ रहा है मेरा। तो 50 को अगर तुम ये कह रहे हो कि 2500 वोट के बराबर है, तो मतलब मैं मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रह गया, 50 ही तो रह गया। अब टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड ऑफ द लूजिंग कैंडिडेट, भाई विनिंग कैंडिडेट के कितने वोट थे, 75, लूजिंग कैंडिडेट के कितने होंगे, 25। तो जब तुम्हारा यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर 50 है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 50 लगा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1250। मेरा आंसर क्या आ गया, 1250। कुछ नहीं करना, आप इसको लॉन्ग मेथड से देख लो। मान लो कि जो टोटल कैंडिडेट वोट मिले वो इतने मिले, ठीक है। अब जो जीता उसे मिले 75 वोट, जो हारा उसे मिले 25 वोट, ठीक है। दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 50। अब वो ये कह रहा है कि जो इनका गैप था वो 2500 वोट का था। इसका मतलब ये हुआ कि 50 जो है वो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। अब वो कह रहा है जो हारने वाला कैंडिडेट था उसे कितने वोट मिले। जब मैंने यहाँ 50 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया तो मैं यहाँ भी लगा दूंगा, तो ये कितना आ गया, 1250। ठीक है। देखो ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही एक सवाल है। अब इसमें थोड़ा सा उसने कर दिया कि 30% लोगों ने जो है वोट नहीं डाला था, उसके बाद 20% जो थे वो इनवैलिड थे। अब विनिंग कैंडिडेट को 64% मिले वैलिड वोट के, ठीक है, और वो जीता मेजोरिटी ऑफ इतने वोट से। यार 64 तो वैलिड वोट थे, अगर 64 वैलिड थे और वो मेजोरिटी इतने से जीता है, तो मतलब 36 वोट वैसे थे, तो उसकी मेजोरिटी कितनी रही, मतलब कितने ज़्यादा से जीता वो। तो 64 में से 36 घटा दो, 64 में से तुम 36 घटा दो, कितना बचा, 28 बचा। तो आप ये देखो 28%, ठीक है, 28%। अब वो 28% किसके मिले उसे वोट, ऑफ टोटल वैलिड वोट, और वैलिड वोट कितने थे, 80%। 80% किसके थे, जितनों ने कास्ट करे उतने के थे। अब 30% ने तो कास्ट ही नहीं करा था, तो 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन वोटर लिस्ट, ये एक्स होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये हमने इक्वेशन बना ली 3136 के, इसके, ठीक है। भाई आप ऐसे देखो कि विनिंग कैंडिडेट जो है वो 64% है, और वो कह रहा है वो मेजोरिटी ऑफ इतने ने जीता। तो जब इसके 64 है तो हारने वाले के तो 36 होंगे ना, तो कितने की मेजोरिटी होगी, 28% की मेजोरिटी होगी, है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो 4 7 28, 4 7 28, 4 8 32, 4 4 16, 7 7 7 2 14, 7 7 7 6 42, 4 4 16, 4 5 20, तो 20, 1 2 3, तो 20,000 जो है मेरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखो इस सवाल में वो कह रहा है कि मीन प्रपोर्शन निकाल लो इसका और इसका। तो मैंने बताया था कि ए और बी दो नंबर हैं, तो इनके बीच का मीन प्रपोर्शन क्या होता है, ये होता है रूट ए बी, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हें ये निकालना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना, और उसका रूट। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 उसका रूट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया। देखो इसमें तुम्हें निकालना है एलसीएम निकालना है। तो ये होता है 4 3 ज़ा, और ये होता है 9 2 ज़ा, और ये होता है 3 क्यूब। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर और 3 की हाईएस्ट पावर। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 108। तो ये तुम्हारा आंसर है। देखो इस सवाल में कह रहा है कि जिमी हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर इन 16 घंटे। अगर वो आधी जर्नी जो है वो तीन चौथाई टाइम में करता है, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने के लिए। देखो एकदम से तुम्हारा ये होना चाहिए, अगर आधी जर्नी 3/4 में कर रहा है, तो बची हुई आधी जर्नी, हाफ जर्नी, है ना, वो कितने टाइम में करेगा, 1/4 टाइम में करेगा, ठीक है। अब आधी जर्नी कितनी होगी उसकी, 44 किलोमीटर, और 1/4 टाइम कितना हो गया, 4 घंटे। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 44/4, 11। तो 11 आंसर आ गया, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो व्हीकल जो है वो 1/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो अगर उसे पहले टाइम 1 लगता था, तो अब 4 यूनिट टाइम लगेगा, ठीक है। तो मतलब 3 यूनिट वो जो है एक्स्ट्रा टाइम लगा। अब ये 3 यूनिट को बोल रहा है कि 45 मिनट्स लग गए, तो 3 यूनिट को 45 मिनट्स बोल रहा है, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया, 15। तो यूजुअल टाइम कितना लगेगा उसको, 1 × 15 लगेगा, 15 मिनट्स आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर वो मेरे से पूछता कि बाद में कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ × 15 कर देते, ये आ जाता, क्या आ जाता, 60 आ जाता, ठीक है। तो कैसे भी आपको पता होना चाहिए
कि अगर मैं स्पीड का 1/4 कर रहा हूँ तो मुझे टाइम क्या लग रहा है, 4 टाइम्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि एवरेज वेट ए बी सी का 77 है, ए और बी का 68 है, बी और सी का इतना है, तो बी का कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई, ए बी सी का बता दो हमें, है ना, 77 × 3, और ए और बी का बता दो कितना हो रहा है, 68 × 2, और बी और सी का कितना हो रहा है, 83 × 2। इनको क्या कर लो, जोड़ लो, इनको ऐड कर लो, तो जब ऐड करोगे तो 2 कॉमन ले लो, 68 + 83, तो कितना आ गया, 302। अब ये 302 आ गया, पर ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस 2b + c की है ना, और a + b + c की वैल्यू क्या है, 7 3 = 21 और 231। तो अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे b की वैल्यू आ जाएगी, b का वेट आ जाएगा, तो कर लो सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया, 71। 71 किलो के आ गया। देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, याद है, 3πr²। ठीक है, अब डायमीटर जो है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, जिसकी लेंथ 4 है, ब्रेथ, तो अगर रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है, तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो 3, अब पाई की टर्म्स में लिखना है, आर क्या हो जाएगा, 5/2 मतलब 25/4 मतलब 75π/4, तो ये उत्तर आ जाएगा। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड है जिस डायमीटर 2 सेंटीमीटर, लेंथ 45 सेंटीमीटर की, उसको जो है वायर में कन्वर्ट करा है, तो डायमीटर क्या होगा वायर का। देखो ये भी सिलेंडर है, वायर भी सिलेंडर ही है। ठीक है, बस इनके रेडियस में डिफरेंस है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। इनकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल रॉड, इसको हम लोग इक्वल कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ इसके वायर के, दोनों सिलेंडर है। और ये πr² h है, ये πr² और स्मॉल h है, पाई से तो पाई काट दो। अब देखो r² क्या हो जाएगा, 1 × 45, और ये छोटा r², ये मुझे निकालना है, और हाइट मुझे दे रखी है। अब देखो ये 5 मीटर है, ठीक है, मुझे ये सेंटीमीटर में चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, 500 कर लूँगा इसको भाई, 500 सेंटीमीटर इंटू हाइट, है ना, सॉरी 500 इंटू r², तो r² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/500, तो 5 9 = 45, 500 है, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 3/10, मतलब 0.3। तो 0.3 तो रेडियस हो गया, डायमीटर क्या हो जाएगा, 0.6। अब ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मिलीमीटर में करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 मिलीमीटर, ये आंसर आएगा। अब देखो इस सवाल में कह रहा है कि इफ द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर, तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होता है। देखो मैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ कोन का तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ, ये होता है 1/3πr²h। मतलब किस किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, एक तो r² से और हाइट से, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। तो बेस रेडियस आपने 10% से बढ़ाया, ठीक है, तो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, और हाइट भी 10 से 11 हो गई, तो मतलब 1000 से 1331 पे आ गए, तो कितना तुम्हारा बढ़ गया, 331, 331/1000 इंटू 100, तो कितना आ गया, 33.1%। तो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 33.1%। इसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 11 का क्यूब क्या होता है, तभी तुम इसको जल्दी कर सकते हो। अब देखो अगर पेरीमीटर किसी सर्कल का 13.2 है, तो रेडियस है तो 2πr की वैल्यू अगर 13.2 है, इसको 22/7 ले लो, इसको रेडियस ले लो, और ये 13.2 आ जाएगी, 11 2 = 22, 1.2 4 3 12, तो रेडियस कितना आ रहा है, 2.1, रेडियस आ रहा है 2.1। ठीक है, ये ध्यान, इसमें ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर किसी सर्कल का रेडियस जैसे 21 है, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 132 आएगा। ठीक है, और अगर उसके एरिया की बात करोगे तो 1386 आएगा ना। अगर मैं इसका 1/3 करता हूँ, मतलब अगर मैं रेडियस इसको 7 लेता हूँ, तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर भी जो है
वो 1/3 हो जाएगा, 44 आ जाएगा। और इसका एरिया जो होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, 1/9 हो जाएगा। 9 9 5 ये 156 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको लेता हूँ 14, तो इसका पेरीमीटर 18 आ जाता है और एरिया आ जाता है 616। तो ये रिजल्ट स्टैंडर्ड तुम्हें याद होने चाहिए। यहाँ पर जब जैसे ही उसने कहा था कि ये 13.2 है, तो आप एक डेसिमल यहाँ लगाते, एक डेसिमल यहाँ लगाते, एकदम आपको ध्यान आ जाता। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इनको ध्यान रखो। अब देखो कह रहा है कि गुड्स ट्रेन है, वो टनल से पास हो रही है 80 सेकेंड में, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। तो देखो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1600 है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड ऑफ ट्रेन तुम्हें निकालनी है, तो ये कितनी आ जाएगी, 20। तो ये 20 मीटर पर सेकंड है, इसको मुझे करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 20 इंटू 18/5 कर लो। तो 18 फोर का क्या आ जाएगा, 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर होगा। अब देखो इसने जो है टेबल दे रखी है, 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो डिपार्टमेंट ही है, ऑर्गेनाइजेशन ही है, और इन्होंने जो टोटल दे रखा है वो ऑर्गेनाइजेशंस का दे रखा है। तो अब ये बोल रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट में मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं इन ईच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमें टोटल देने का, हमें टोटल निकालना है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ वो पूछ रहा है किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो डिपार्टमेंट यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर हमें देखने से ही पता चल रहा है कि यार ये देखो यहाँ पे फिगर कितनी कम है, और इन सब की तो 800,000 इन सब में है, तो ऑब्वियसली यही आना है, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। देखो पहले तो मैं तरीका बता देता हूँ, उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताऊंगा इसके रिलेशन में। जैसे √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, इसको रैशनलाइज कर लो आप, तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा जाएगा और यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मैं अंडर रूट अगर लूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, तो ये तो मेरा आ गया रिजल्ट। ठीक है, ये मेरा आ गया आंसर। पर इससे संबंधित और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लो आप। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा था, व्हाट इफ यहाँ पर होता 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो जो साइन वो आता है जो न्यूमरेटर में होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये अगर साइन थीटा है तो सेक थीटा और टैन थीटा की टर्म्स में बात होगी, सेक थीटा माइनस टैन थीटा आ जाता। यहाँ पर साइन क्या था, प्लस था, इसलिए हमारा साइन यहाँ पर ये आया, और साइन थीटा था तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा आया। इसी तरीके से अगर इस तरीके का सवाल होता कि वो कहता कि बता √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो क्योंकि यहाँ ऊपर प्लस साइन है न्यूमरेटर में, यहाँ बीच में प्लस साइन लगा दो, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि ये कॉस की टर्म्स में है, तो ये कोसेक और कॉट की टर्म्स में बात होगी। ठीक है, और अगर अगर इसी में माइनस साइन होता 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाता कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4। ये चारों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको रटे हुए होने चाहिए और कैसे आते हैं पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि कह रहा है कि मंथली सैलरी जो है किसी आदमी की 50,000 है, 40% तो उसने हाउस होल्ड पे कर दिए, 25% उसने रेंट पे कर दिए, 15% उसने ट्रांसपोर्टेशन पे कर दिया, इसका मतलब 80% उसने खर्च कर दिया। सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, तो मतलब 20% वो बचा रहा है भाई, 20% वो बचा रहा है, तो मंथली वो कितने बचा रहा है भाई, इसके 20% बचा रहा है, तो 20% कितने हो गए, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये वो 1 मंथ में बचा रहा है, तो 12 मंथ्स में कितने बचा रहा है, इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा भाई, ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो और देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि HCF ऑफ 45 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिम। तो सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे इन दोनों टर्म्स का, और इसको इसके इक्वल इक्वेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी HCF को ही रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 5 ज़ा 45, और 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 11। तो इनका HCF क्या हो गया, 5। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है 55 इंटू 5 प्लस 45m, ये 5 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 25 275। तो हो जाएगा 275 प्लस 45m इज इक्वल टू 5। तो 45m क्या हो जाएगा, माइनस का 270। तो इसको सॉल्व कर लो, -270 अपॉन 45। तो यह क्या आ जाएगा, -6। तो यही आंसर है। ठीक है, यही अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि द मंथली बजट ऑफ एन एवरेज हाउस होल्ड इज गिवन इन द, तो ये बजट दे रखा है इतने अमाउंट। तो क्लोथिंग में वो कितना स्पेंड कर रहा है, देखो क्लोथिंग में वो कर रहा है 2000 रुपये, आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ क्या, 20,000। तो कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो कॉर्ड है सर्कल की जिसका रेडियस 1.7 है। इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0.8, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। देखो ऐसा है, एक सर्कल है, ठीक है। अरे यार ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, देखो ये सर्कल है, ठीक है। और इसमें वो बोल रहा है इसका रेडियस जो है 1.7 है, और अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, ये कॉर्ड ए बी है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये डिस्टेंस उसने दे रखा है 0.8 और रेडियस उसने दे रखा है 1.7। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी की लेंथ क्या होगी, देखो हमें एक ट्रिपलेट याद होना चाहिए 8 15 17, ये बहुत बढ़िया ट्रिपलेट है। तो ऐसे ही यहाँ पर बस डेसिमल लगा दिया, 0.8 1.7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, ये 1.5 है, तो पूरा ए बी कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा, 3। तो 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, ये ध्यान देखिए इस क्वेश्चन में उसने एक टेबल दे रखी है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन की, और उसमें प्रपोर्शन दिया हुआ है बिलो पॉवर्टी लाइन मेल फीमेल का और अबव पॉवर्टी लाइन मेल और फीमेल का। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जो है अगर 26,000 है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट आर। तो स्टेट आर में भाई बिलो पॉवर्टी लाइन अगर 24% है, तो अबव पॉवर्टी लाइन कितने होंगे भाई, 76% होंगे। तो 76% अबव पॉवर्टी लाइन है, और मेल और फीमेल इतने दे रखे हैं, तो इसका मतलब मैं इसको क्या कर दूं भाई, बराबर है, दोनों 1:1 में है। दोनों अगर बराबर हैं तो 38% है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप मुझे बताइए तो मुझे एक्चुअली इसका 38% निकालना और मेरा काम हो जाएगा। 8 6 48, इसका मतलब यूनिट डिजिट में 8 आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा 2 में आ रहा है, देखो ये 2 ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिए, बट फिर भी चलो इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, 38 मल्टीप्लाई बाय 26। ठीक है, तो 9880, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इस सवाल में कह रहा है कि संजय और रोहन किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। संजय और रोहन, है ना, ये संजय हो गया, ये रोहन हो गया, ये 8 दिन में ख़त्म कर सकता है, ये 12 दिन में। और स्टार्टिंग विद संजय देवर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज, तो 24 अगर काम हो गया तो ये 3 हो गई इसकी एफिशिएंसी और इसकी 2 हो गई। ठीक है? तो एक यूनिट जो है वो 2 दिन के बराबर है, तो उसमें कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। ठीक है, 5 काम हो रहा है। तो 4 यूनिट में कितना होगा भाई, 4 5 ज़ा 20, 20 काम होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि 8 दिन में कितना काम होगा, 20 काम होगा, हमें करना है 24। तो 90 दिन में क्या होगा, 9th डे में 23 काम हो जाएगा, क्योंकि ये 3 करेगा ना। अब ये देखो ये पूरे दिन में 2 काम करता है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए, तो ये आधे दिन में कर लेगा। इसका मतलब 9.5 दिन में 24 काम निमट जाएगा, तो 9.5 दिन उत्तर आ जाएगा। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, हमने कहा ठीक है, और कह रहा है कि एंगल आर जो है वो 47 डिग्री है ना। अब पी क्यू आर ये है, और पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के, हमने कहा ठीक है भाई, लो हमने डाल दिया परपेंडिकुलर।
तो वो कह रहा है बता कि क्यू पी एस एंगल, ये एंगल जो होगा ये कितना होगा, ये एंगल जो होगा ये कितना होगा। तो इसमें हम लोग सिमिलैरिटी लगाते हैं, पता है इसमें हम लोग, या सिमिलैरिटी ना भी लगाओ, आप ये देखो ये पूरा 90 डिग्री है, ये 47 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 350 43, तो ये 43 हो जाएगा। अब ये भी पी क्यू एस भी क्या है, एक ट्राइंगल ही तो है ना। और P प्लस क्यू प्लस एस क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये 90 है, तो ये 43 है, तो ये कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 47 आ गया। अब देखो इस सवाल में वो कह रहा है कि डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज 12 एंड देयर रेशियो इज 13:15। तो अगर रेशियो दे रखी है और एचसीएफ दे रखा है तो नंबर्स किस फॉर्म में होंगे। एक नंबर ए क्या हो जाएगा 12 × 13 और बी नंबर क्या हो जाएगा 12 × 15। अब मुझे एलसीएम बताना है, तो देखो एच सी एफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है। एच सी एफ तुम्हें पता है 12, एलसीएम में जो निकालना है, एक नंबर हो गया 12 × 13, एक नंबर हो गया 12 × 15। तो 12 से 12 काट दो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 144 प्लस 156 × 15, तो ये हो जाएगा 1560 प्लस 780, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2340। तो आंसर क्या आ गया 234। अब देखो इस सवाल में उसने गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग स्कूल्स का ब्रेकअप दे रखा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल पी एंड क्यू। तो बॉयज ऑरेंज वाले हैं, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल टुगेदर। तो इनको तुम प्लस करो, फिर इनको प्लस करो, माइनस करो, उससे बढ़िया तुम यहीं पर माइनस कर दो इन दोनों को, ठीक है। और फिर क्या कर दो, ऐड कर दो। मैं बॉयज़ को जो है वो पॉजिटिव ले रहा हूँ और गर्ल्स को जो है वो नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव ले रहा हूँ मैं गर्ल्स को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा -70, क्योंकि मैं गर्ल्स को नेगेटिव ले रहा था, तो ये ज़्यादा है तो -70 आएगा। और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 40 जाओगे और 65 जाओगे तो 105 जाओगे, तो प्लस का 105 आ जाएगा। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ठीक है। देखो बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री पर ईयर फ्रॉम 98 टू 2002 सबका। तो 8 6 14 23, ये कितना हो जाएगा 34, 34 एंड 12 कितना हो जाएगा 46, है ना। तो 4600 डिवाइड बाई कितना 5, 9 ज़ा 45 टू ज़ 920, 920 क्या। अब देखो यहाँ पर तुम्हें जो है टेबल दे रखी है जिसमें नीम, ओक और बर्च ट्रीज दे रखे हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ईयर में। तो सवाल क्या करता है, सवाल कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ नीम ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2021, तो दैट इज 5000, एंड द नंबर ऑफ बर्च ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2022, तो ये हो गया 9000। तो 5:9 क्या आ गई, इनकी रेशियो आ गई। अब देखो जैसे इस सवाल में कह रहा है कि ट्राइंगल एल एम एन है, ओपी एक लाइन सेगमेंट है जिसको पैरेलल ड्रॉ करा, ओपी इंटरसेक्ट करती है एल एम एन को ओ और पी पे। देखो ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, एल एम एन, ठीक है। और इस पे एक लाइन सेगमेंट ओपी जो थी वो पैरेलल टू एमएन कर दी, मैंने कर दिया, ले भाई कर दी। ओपी जो है वो और पी पे कर रही है। अब वो कह रहा है कि एलएम की वैल्यू, पूरी की पूरी एलएम की वैल्यू 15 है, और वो कह रहा है ओएम जो है वो 4 है, और पीएन को वो कह रहा है कि 5 है। तो देखो जब ये दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, अब जैसे ये 4 है तो ये 11 रह जाएगा, तो ये होता है एल एम अपॉन ओ एम इज इक्वल टू एल पी अपॉन, नहीं एल ओ अपॉन क्या हो जाएगा, एल एम इज इक्वल टू एल पी अपॉन एल एन। तो एल ओ क्या होता है 11 अपॉन 15, है ना, इज इक्वल टू एल पी मतलब x अपॉन एक्स प्लस 5, राइट। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 55 इज इक्वल टू 15x। तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55, ये x है, तो x क्या हो जाएगा 55/4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 है ना, 4 1 ज़ा 4,
और 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, तो 13.75 ये आ गया। अब वो किसकी लेंथ पूछ रहा है, एल एन की, तो वो कितनी है 13 प्लस 5 18.75, तो आंसर क्या आ गया 18.75। अब देखो ये सवाल दिया हुआ है भारी भरकम सा, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है जो मुझे समझ में आ रहा है, और भी कोई मेथड हो सकता है, बट ये वाला मेथड काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और काफ़ी ज़्यादा क्विक आंसर आ जाएगा कि आप क्या करिए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 रख लीजिए एज सुन एज यू डू दिस, और आप इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन व्हाट, सी स्क्वायर प्लस माइनस का सी स्क्वायर अपॉन माइनस का सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ ये माइनस माइनस तो कट के प्लस ही हो जाएगा। अब ये क्या देता है आपको, ये देता है -1, ये देता है +1, ये देता है +1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे इतनी एफिशिएंटली और इतनी जल्दी इतनी भारी भरकम इक्वेशन का आंसर आ गया, वन कैन नॉट इमेजिन। ओके, अब देखो इस सवाल में तुम्हें पाई चार्ट में बहुत सारी क्रॉप्स दे रखी हैं और एक्सपेंडिचर दे रखा है कि 25,000 रुपये पर एनम है, और तुम्हें इस पाई चार्ट को स्टडी करना है। इसमें क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि द एक्सपेंडिचर इन्वेस्टेड इन राइस एंड बार्ले इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर इन्वेस्टेड इन व्हीट एंड बाजरा। तो राइस और बार्ले जो है वो ये है ना सर, तो 50 और 12 कितना हो गया 62%। इज व्हाट परसेंट एक्सपेंडिचर इन इन्वेस्टेड इन व्हीट एंड बाजरा, तो व्हीट कहाँ है ऑरेंज वाला, बाजरा कहाँ है ये वाला, तो 30। तो सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 3 2 6, ओके 3 6 18 है ना, एंड 0.6%, तो 206.6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें मेन बात ये थी कि आपको वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इस 25,000 का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज की टर्म्स में पूछ रहा है। अगर वो वैल्यू की टर्म्स में पूछता तो हम निकालते हैं। ठीक है, देखो इस सवाल में कह रहा है कि कंचन लेंट ₹10,000 फॉर 2 साल एंड 5,000 फॉर 4 साल एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कंचन इज 2,000, टोटल इंटरेस्ट अगर 2,000 है ना, प्रिंसिपल अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटू रेट इंटू टाइम, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अपॉन 100 कितना हो जाएगा 100 इंटू 2R, प्लस ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4R। इसको सॉल्व कर लो, 2000 इज इक्वल टू 200R प्लस 200R, तो 2000 किसके बराबर हो जाएगा 400R के, तो R कितना हो जाएगा 5%, और वही क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक, देखो इस सवाल में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीव द रिमाइंडर इक्वल टू द HCF ऑफ 689 व्हेन डिवाइडेड बाय 689। तो सबसे पहली बात तो HCF निकालो 689 का, वो हो गया 1। अब व्हेन डिवाइडेड बाय 689, तो इनका LCM निकालो, 2 3 ज़ा 6, 2 क्यूब 3 स्क्वायर, तो LCM क्या हो जाएगा 2 की हाईएस्ट पावर और 3 की हाईएस्ट पावर, तो ये क्या आ जाएगा 9 8 ज़ा 72। तो ये नंबर किस टाइप का होगा 72K प्लस 1 टाइप का होगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ रखते जाओ और देखो इनमें से कोई मैच हो रहा है क्या, तो 2 ज़ा रखोगे है ना 145, वो नहीं है। 3 रख लो, 3 2 6, 3 7 21, 215, ये भी नहीं है। 4 रख लो, 4 2 8, 4 7 28, 289, वो नहीं है। 5 रख लो 361, 6 रख लो 6 2 12, 6 7 42, 43 प्लस 1 433, तो हाँ ये ऑप्शन आ रहा है, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 433, मतलब इस नंबर को जब हम 72 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा इनका HCF विच इज़ 1। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ द टोटल यूनिट्स परचेज्ड फॉर द 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम 2015 टू 2020। देखो इन तीनों का सम लेना है, तो दोनों का हो जाएगा 1000 और 100 1100 2100 2108। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 13 1331 और 1330, कितना दे देगा 2661। ठीक है, अब आपका कितना प्रतिशत ग्रो कर रहा है, आपको ये बताना है कितना परसेंट आपका जो है ग्रो कर रहा है। इसका देखो आप 20% ऐड कर लो पहले 2108 में, है ना, आप
2108 में 20% ऐड कर लोगे तो 210.8 इंटू 2, 2 8 16 2 2 4, 421.6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2529 होगा। तो यहाँ पर हम नहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है, 20% लाने पे। तो अब मैं 25% ट्राई करता हूँ, क्योंकि 25% से बहुत सही वो रहेगा। तो डिवाइड बाय 4 कर लो। तो 4 अगर मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो 25% हो रहा है क्या, तो इसका आप 25% निकालोगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28 और 2108 यहाँ है ही। तो क्या इसके करीब हम पहुँच रहे हैं? तो ये 15 कर दो, ये 3 कर दो, 2635 हो रहा है। थोड़ा सा करीब पहुँचे, थोड़ा सा करीब पहुँचे, मतलब 22 और 21 तो होना ही नहीं है। अब देखते हैं 26% हो रहा है क्या। तो देखो, इसमें 21.08 और ऐड कर दो तो 652656। तो अब भी 2656 पहुँचा है, तो 26% करके भी इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ 26% के आसपास वाला मेरा आंसर होगा, तो वो यही है। तो यही देखो, इस सवाल में क्या कह रहा है कि 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 घंटे एंड 16 घंटे रिस्पेक्टिवली। द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम इट टेक्स 90 मिनट मोर टू फिल द सिस्टर्न। देखो, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, इसको 12 घंटे लग रहे हैं, इसको 16 घंटे लग रहे हैं। 48 इनका टोटल मैंने कैपेसिटी ले ली, तो 12 4 इसका हो गया और 3 इसका हो गया। ठीक है, तो वास्तव में इन लोगों को कितना टाइम लगता? 48/7 लगता। लेकिन अब वो कह रहा है कि ड्यू टू अनदर पाइप सी, ड्यू टू द लीकेज एट द बॉटम, तो कोई लीकेज है। अब मैंने लीकेज को सी मान लिया। इट टेक्स 90 मिनट्स मोर, मतलब इतना तो लग ही रहा है, और 90 मिनट्स मोर लग रहे हैं, मतलब 3/2 लग रहे हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा 96 + 21/14। तो ये हो जाएगा 7 9 10 11 117/14। ठीक है, ये आ जाएगा 117। तो इसको कितना टाइम लग रहा है? 117/14 लग रहा है। तो अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इस पूरे इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 48/117/14। ये एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी? इसकी। तो मेरे को ए प्लस बी की तो पता है, उसमें से मैं घटा दूंगा ए प्लस बी की, तो मेरे पास किसकी आ जाएगी? सी की आ जाएगी, है ना। तो 117, सॉरी, अभी जो है 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, 3 6 18। अब यहाँ पर 39 कर लो और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 39 कर दो, तो तुम्हारा सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। 16 16 256 16 2 32, तो ये आ जाएगा कितना? 224। तो 224 ये आ जाएगा, माइनस 39 9 7 7 9 63 7 3 21 273, है ना भाई। 16 × 14 कितना होता है, पहले ये बताओ मुझे। 16 × 14 क्या होता है? अच्छा, ये 273 होता है ना। तो ये आ जाएगा 273 डिवाइड बाय 39 माइनस 224/39। ये वाला इधर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 49/39। ठीक है, अब ये मेरा सी का आ गया। तो सी को अब टाइम कितना लगेगा? सी को अब टाइम कितना लगेगा, तो मैं कैसे निकाल लूँगा? वो निकालूंगा 48 अपॉन सी की एफिशिएंसी। ये सी की एफिशिएंसी आ गई थी 49/39। अब तुम्हें देखो, तुम्हें ये कैलकुलेट पूरा करने की, अब इसमें से देखो, तुम्हें ये देखना है कि मेरे को कौन सा ऑप्शन इसमें से मार्क करना चाहिए। तो इसमें यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि 9 8 72, मतलब न्यूमरेटर में मेरा 72 जो है वो यूनिट डिजिट में बनना चाहिए। तो यहाँ बन रहा है क्या? 9 6 54, और 54 और 9 समथिंग 3 आएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 9 8 72, हाँ 2 यूनिट डिजिट है, ये आंसर हो सकता है। 9 9 81 और 3 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 9 7 63, 63 63 और 5 8 68, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो 2 वाला सिर्फ यही बच रहा है, तो यही आंसर आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक, अब देखो, एक सवाल है, जैसे वो बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी एक होती है मिनिमम वैल्यू। वो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2√AB। 2√AB।
तो 2/16 इंटू 25, तो ये क्या हो जाएगा 2/√4 इंटू 5, सॉरी रूट हट जाएगा 4 इंटू 5, क्या हो जाएगा 40। तो आंसर क्या आ जाएगा 40, ये लीस्ट वैल्यू। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 9, 12, 15 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। देखो बेस्ट तरीका इस सवाल को करने का, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, और उसमें +3 कर दो फिर, ठीक है। जैसे 4 का कैसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, 4 इंटू 3 12, है ना, 3 इंटू 5 15। तो इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम क्या आएगा, 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर और 5 की हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, 9, 5, तो 36 इंटू 5 क्या आ जाएगा 180। अब इसका रिमाइंडर 3 बचना है, तो 180 के प्लस 3 ये इस टाइप का नंबर बनेगा। तो इसका लीस्ट नंबर क्या होगा, जब आप के की वैल्यू 1 रखोगे तो के की वैल्यू 1 रख दो, क्या आ जाएगा 183। तो आंसर आ जाएगा 183, ठीक है भाई। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, 6, 9, 12 एंड 15। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 4 का क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, 6 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 9 का आ जाएगा 3 स्क्वायर, इसका आ जाएगा 4 3 जो 12 और इसका आ जाएगा 3 5 15। तो एलसीएम कितना आएगा 2 की हाईएस्ट पावर और 3 की हाईएस्ट पावर और 5। कहने का मतलब ये है कि ये आ रहा है। अब इसमें मेरे को परफेक्ट स्क्वायर तभी मिल पाएगा अगर मैं यहाँ पर एक 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब ये देखो ये कितना बैठ रहा है, तो ये हो जाए 4 9 4 से 36, 36 इंटू 5 180। अब 180 में मैं अगर 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के काबिल हो जाएगा। मतलब अगर 900 वो नंबर हुआ, 18 5 से 90, 900 वो नंबर हुआ तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं या जो नॉलेज गेन करी है उसे आप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में अप्लाई करेंगे और एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल जॉब्स में सिलेक्शन लेना सुनिश्चित करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब परीक्षा IQ, एंड ऑल्सो you can follow Pariksha IQ on Instagram and Telegram for further updates. Thank you all.